चलो तुम्हारे कहने पर यही करते हैं, पर इस पे व्यूज लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, तो दबाकर शेयर करना, क्योंकि अगर व्यूज नहीं आए तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये कहानी है इचिगो कुरोसाकी की, जो एक नल्ला स्टूडेंट था, पर एक दिन उसकी फैमिली पर हॉलो हमला कर देता है। उन्हें बचाने के लिए वहाँ सोल रीपर यानी यमराज की भतीजी पहुंचती है, पर इस दो कौड़ी के इंसान को बचाने के चक्कर में वो घायल हो जाती है, तो वो अपनी कुछ पावर्स इचिगो को देती है, पर इचिगो फोर्सफुली उसकी सारी पावर्स ही अब्सॉर्ब कर लेता है और एक सोल रीपर बन जाता है, जिसकी तलवार एक नॉर्मल सोल रीपर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इचिगो एक गली में कुछ गुंडों की कुटाई कर रहा था। तुम चमगादड़ों में से मुझे कोई बता सकता है वो क्या है? वो ऑफरिंग है जो बच्चा यहाँ मर गया था उसके लिए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो वेस आखिर टूटा क्यों पड़ा है? वो हम स्केटबोर्डिंग करते वक्त गिर गया उसको। तो क्या तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये देख के वो सभी चिल्लाने लगते हैं और माफी मांगते हुए डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें इस तरह से यूज किया। नहीं भैया, मैंने ही तो आपको कहा था उन्हें भगाने को, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो मैं चलता हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आऊंगा। और अब तक अगर तुम्हें पता ना चला हो, इचिगो भूतों को देख सकता है। इसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसका बापू उसके मुंह पर लात मारता है। ये कोई समय है घर वापस आने का, और ये कोई तरीका है अपने बेटे का स्वागत करने का जो इतनी मेहनत करके घर वापस आया है। जिसके बाद उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इचिगो की दो बहनें भी हैं, सबसे छोटी बहन यूजू और उससे बड़ी बहन कारिन। एक दूसरे की धुलाई करने के बाद उसके पीछे एक और घोस्ट आ जाता है, जिसे देख के कारिन कहती है कि वाह, एक और दोस्त आ गया तुम्हारा। यानी वो भी भूतों को देख सकती है, पर ध्यान भटकने की वजह से उसके फादर उसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई के वक्त कभी भी ध्यान नहीं हटना चाहिए, लेकिन इचिगो उसकी कुटाई करके वहाँ से चला जाता है। गलती तो वैसे आपकी ही है, ऐसे कौन स्वागत करता है? अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस अपना प्यार दिखा रहा था। जिसके बाद वो अपनी डेड वाइफ के पोस्टर के पास जाकर रोने लगता है। अजी सुनती हो, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं करता। अगले दिन जब इचिगो स्कूल जा रहा था, उसे एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ जाने पर उसे एक हालो दिखता है। तभी वहाँ सोल रीपर रुकिया आ जाती है और वो अपने एक ही हमले से उसे मार गिराती है। क्योंकि आम लोग किसी भी घोस्ट या स्पिरिट को नहीं देख सकते, उन्हें लगता है यहाँ किसी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो लड़की थी कौन। रात को भी इचिगो उसी के बारे में सोच रहा था, तभी रुकिया उसके घर में आ टपकती है। इचिगो उससे बार बार पूछता है कि वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन रुकिया उस पर ध्यान ही नहीं देती। जलील औरत, आधी रात को एक पराई मर्द के कमरे में आते हुए शर्म नहीं आती तुझे? रुकिया हैरान हो जाती है कि वो उसे देख कैसे सकता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। गुस्से में वो फिर से उसे मारने जाता है, पर रुकिया आसानी से बच जाती है। इचिगो के पूछने पर वो बताती है कि वो एक सोल रीपर है और सोल सोसाइटी से आई है। उसे मिशन दिया गया है यहाँ के कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का। अच्छा, तो अलग ही तरीके की गेम चल रही है। सुन बे छोटी बच्ची, चुपचाप घर जा अपने, माँ बाप तेरे ढूंढने आएंगे इधर। लेकिन छोटी बच्ची सुनकर रुकिया का दिमाग खिसक जाता है, तो वो कीडो स्पेल का यूज करके उसके हाथों को बांध देती है। और कीडो स्पेल्स को सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं और आम इंसान के तो बस का ही नहीं है इसे तोड़ना। मैं दिखने में भले ही छोटी हूँ, पर मेरी उम्र कम से कम 150 साल है। तभी वहाँ पर वही घोस्ट आ जाता है जो कि पहले दिखा था, जिसे रुकिया सोल सोसाइटी में भेज देती है, जहाँ की सभी आत्माएं मरने के बाद जाती हैं। इचिगो का मंद बुद्धि वाला चेहरा देखकर रुकिया उसे ड्राइंग बनाकर समझाने लगती है। इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स या फिर बैड स्पिरिट्स, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। वो स्पिरिट्स जो कि मूव ऑन नहीं कर पाते, वो हॉलो मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाते हैं। माँ कसम, कितनी गंदी ड्राइंग करती है यार तू। ये सुन के रुकिया उसके चेहरे पर मूछें बना देती है। आगे वो बताती है कि सोल रीपर्स के दो काम होते हैं, पहला अच्छी सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना, दूसरा हॉलोस को खत्म करना। दूसरी तरफ एक हॉलो एक लड़के की स्पिरिट का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ स्मेल आती है और वो उसे छोड़कर कहीं जाने लगता है और उसकी चीख यहाँ इचिगो और रुकिया को सुनाई देती है। तभी वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी तक उसने इसे महसूस क्यों नहीं किया था। तभी वहाँ घायल हालत में यूजू पहुंचती है, जो इचिगो से कारिन को बचाने को कह रही थी, पर इचिगो के हाथ पैर बंधे हुए थे। बाहर आने पर रुकिया देखती है कि हालो ने कारिन को पकड़ लिया था। वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ रेंगता रेंगता इचिगो भी पहुंच जाता है और रुकिया ये देखकर हैरान हो जाती है जब इचिगो उसके किए हुए स्पेल को तोड़ देता है। इचिगो एक चेयर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर हालो एक
मुक्के में ही उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद रुकिया उसके ऊपर हमला करती है और कारिन को उसके हाथ से छुड़ा देती है। रुकिया समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर शुरू से ही इचिगो के पीछे पड़ा है और शायद जब इचिगो उस लड़की के कांटेक्ट में आया था तभी से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर पहले से बढ़ गया, इसलिए अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। यानी इचिगो की वजह से ही उसकी बहनों की जान खतरे में पड़ी थी। तो ये गधा उस छोटी बच्ची को अपना काम करने की बजाय उस हॉलो के सामने चला जाता है। तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना, ये लो, पर मेरी बहनों को अकेला छोड़ दो। ये मंदबुद्धि एक मॉन्स्टर से ऐसे बार्गेन करने जा रहा है जैसे वो कोई राजा हरीशचंद्र हो, और इसकी बातें क्यों मानेगा वो। और इसे बचाने के चक्कर में रुकिया घायल हो जाती है और रुकिया उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर से बार्गेन नहीं कर सकता और अपनी बहनों को बचाने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे ये तलवार अपने छाती में घुसाकर एक सोल रीपर बनना होगा। पर शायद ही ये तरीका काम करे, लेकिन इससे पहले वो उसे और समझाती, इचिगो तलवार को अपने सीने में घुसा लेता है और रुकिया उसमें अपनी पावर्स ट्रांसफर करने लगती हैं। पर थोड़े पावर्स की जगह इचिगो उसकी सारी पावर्स ही खींच लेता है और एक सोल रीपर बन जाता है और वो अपने जान पाक्टो के एक ही हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगली सुबह उसके फादर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। साले बाप के नाम पे कलंक, अपने सोते हुए बेटे पे कौन हमला करता है? मेरे पुत्र, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, यू आर ट्रेन्ड नाउ। बाहर आने पर वो देखता है कि उसके पूरे खानदान को लग रहा है कि कोई ट्रक उनके घर के अंदर घुस गया था, उसकी वजह से ये हालत हुई है और उसकी बहनों की चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। और वो लड़की कहाँ गई? जिसके बाद वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ उसकी दो दोस्त ओरहिमे और तात्सुकी मिलती हैं। इचिगो से टकराकर ओरहिमे नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। ओए होए, अपने लौंडे पे तो लौंडिया मर रही है। क्लासरूम में उसके कई दोस्त भी मिलते हैं जिसमें से एक का नाम चैड है। तभी अचानक से वहाँ रुकिया पहुंच जाती है। तू क्या कर रही है यहाँ? रुकिया उसे अपना हाथ दिखाती है जिस पे लिखा था ज्यादा ड्रामा मत करियो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। क्योंकि रुकिया ने कुछ जुगाड़ लगाकर ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर एडमिशन लिया था और वो उसे समझाती है कि उसने सारी उसकी पावर्स छीन ली थी और क्योंकि वो अब सोल रीपर नहीं बची तो वो वापस से सोल सोसाइटी में नहीं जा पाएगी और जब तक उसकी पावर्स वापस नहीं आ जाती इचिगो को यहाँ सब्स्टिट्यूट सोल रीपर के तौर पर काम करना होगा। और वो एक ग्लव पहनकर उसे मुक्का मारती है जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है। मैं मर गया। चुप कर बे, मरा नहीं है तू। उसे सोल सोसाइटी के एक गैजेट में एक हॉलो की लोकेशन मिलती है जहाँ पहुँचने पर वो दोनों देखते हैं कि एक हॉलो एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। तभी इचिगो वहाँ आकर उस हॉलो को मार देता है और फिर उस बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी में भेज देता है। आगे हम ओरहिमे को देखते हैं जिसे कि एक घोस्ट देख रहा था जो कि उसका बड़ा भाई है। तभी उसे कुछ हॉलोस पकड़कर अंडरवर्ल्ड में ले जाते हैं और उसे मिलकर खाने लगते हैं जिसकी वजह से वो भी एक हॉलो में बदल जाता है। अगले दिन इचिगो और रुकिया देखते हैं कि एक गाड़ी ओरहिमे को ठोककर चली जाती है, पर वहां पहुंचने पर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ओरहिमे को कुछ हुआ ही नहीं था। तभी रुकिया उसके पैरों पे एक निशान देखती है। आगे रुकिया इचिगो से ओरहिमे के बारे में पूछती है। वो बताता है कि 2 साल पहले ओरहिमे के एक लौते रिश्तेदार उसके बड़े भाई की एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और तब से वो अकेली ही रहती है। ये सुन के रुकिया समझ जाती है कि उस एक्सीडेंट से ओरहिमे को उसके बड़े भाई ने ही बचाया था जो कि अब ह्यूमन सोल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। रात को जब इचिगो मस्त अकेला पड़ा हुआ था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और ये रुकिया के गैजेट से आ रही थी जो कि उसको बिना बताए उसके क्लोजेट में रह रही है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। और वो ग्लव पहनकर उसकी बॉडी से सोल को बाहर निकाल देती है। तभी वहां पर एक हॉलो आ जाता है और ये ओरहिमे का बड़ा भाई है जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी उसका मास्क टूटने लगता है और वो डर कर वहां से भाग जाता है और उसके चेहरे को देखकर इचिगो समझ जाता है कि ये सोल ओरहिमे के बड़े भाई की है। रुकिया बताती है कि ऐसी सोल्स जिनका कोई पछतावा रह गया हो वो पीसफुली पास ऑन नहीं कर पाते और यहाँ रुकने की वजह से वो हॉलो में बदल जाते हैं। ऐसे सोल को पास ऑन करने के लिए उन्हें अपने जान पाक्टो से उनके गर्दन को काटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तात्सुकी और ओरहिमे इचिगो और रुकिया के बारे में गॉसिप कर रही थी। तभी उन्हें उसके बड़े भाई के चिल्लाने की आवाज आती है। इचिगो कंफ्यूज हो रखा है कि सारे हॉलोज उसके पीछे क्यों पड़े हैं। रुकिया कहती है कि शायद पीछे से कोई ताकतवर हॉलो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो इचिगो की पावरफुल सोल को खा सके, पर अभी इन सब का समय नहीं है। दूसरी तरफ एक इनविजिबल चीज तात्सुकी पर हमला कर देती है और ओरहिमे ये सारी चीजें एक कोने में बैठकर देख रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसकी चेस्ट से एक चेन कनेक्टेड है जो असल में एक सोल चेन है जो कि सोल्स को उनकी बॉडी से कनेक्ट करती है। ओरहिमे अपनी दोस्त को बचाने
छुपाने जाती है, पर तभी वो हैरान हो जाती है जब वो हॉलो उसे उसका नाम लेकर बुलाता है। वहीं रुकिया और इचिगो बड़ी ही तेजी से ओरिहिमे की तरफ जा रहे हैं। इचिगो पूछता है कि वो तो उसका बड़ा भाई है, तो वो भला उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। रुकिया कहती है कि हॉलोस के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो हॉलोस बनते ही तब हैं जब वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, और इसी खालीपने को भरने के लिए वो ह्यूमंस की सोल खाते हैं। वो हॉलो ओरिहिमे की सोल को पकड़ लेता है। ओरिहिमे, क्या तुम मुझे भूल गई? और उसकी आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है कि वो उसका बड़ा भाई है। हॉलो कहता है कि जब वो मरा था ओरिहिमे रोज उसके लिए प्रेयर करती थी, पर जब से वो तात्सुकी की दोस्त बनी वो उसके लिए प्रेयर करना भूल ही गई, और जब वो हाई स्कूल में गई तब तो उसने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैं तुम्हारी ही वजह से ये मॉन्स्टर बना हूँ, और वो उसे मारने लगता है, पर तभी इचिगो आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि वो एक कैसा बड़ा भाई है जो अपनी ही छोटी बहन को मारना चाहता है। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया पर वो मुझे भूल गई। जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं, पर जब हॉलो इचिगो पर हमला करने वाला था ओरिहिमे आकर उसे रोक देती है। माफ करना भैया, मैंने ही आपसे कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, जिसकी वजह से आपके दिल में रिग्रेट्स रह गई और आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली, पर मैं अगर हर वक्त आप पर ही डिपेंड रहती तो आप शांति से पास ऑन नहीं कर पाते। तो ये सब मेरा एक तरीका था जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको फील कर सकती थी। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को अकेले जी सकती हूँ और बहुत खुश हूँ। ये सब सुन के उसका बड़ा भाई दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अपने अंदर के हॉलो से लड़ने लगता है। यानी वो अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बना है, किसी ने उसे जबरदस्ती बनाया है। अगर एक ताकतवर हॉलो वीक सोल को खा लेता है तो वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो हॉलो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, पर अपनी बॉडी से बाहर रहने की वजह से ओरिहिमे की हालत काफी खराब हो जाती है। रुकिया उसको हील करने लगती है। तभी उसका बड़ा भाई नोटिस करता है कि ओरिहिमे रोज उसी पिन को पहनती है जो कि उसने अपनी मौत के दिन उसे गिफ्ट किया था। यानी वो एक दिन के लिए भी अपने बड़े भाई को नहीं भूली थी। इसके बाद वो खुद को ही मारने लगता है क्योंकि वो ज्यादा देर तक हॉलो के कंट्रोल से बाहर नहीं रह पाएगा। उसकी छोटी बहन उसे अलविदा कहती है और वो खुद को ही तलवार मारकर पास ऑन कर जाता है। अगले दिन जब ओरिहिमे स्कूल जाती है वो कहानी सुनाती है कि कल उसके रूम में सूमो चैंपियंस आ गए और उसी ने उसके घर की ऐसी हालत करी। उसके दोस्तों को लग रहा था कि कहीं उसने अपना सर तो नहीं मार लिया। असल में रुकिया ने कल रात के सारे इंसिडेंट को ओरिहिमे के दिमाग से गायब कर दिया था, जैसा कि उसने कुरोसाकी की फैमिली के साथ किया था। अगले दिन हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि एक तोते के बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा मनहूस है, जो भी इसे पालता है उसकी मौत हो जाती है। तभी एक बड़ा सा स्टील बार उनके ऊपर गिरने लगता है, पर चैड उन सभी को बचा लेता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में एक हॉलो कह रहा था, हम अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि हम पूरे ना हो जाएं। और क्या तुम जानते हो, सोल रीपर्स की सोल बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। असल में उस तोते के पीछे इसी हॉलो का हाथ है। तभी वो तोता खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम यूची शिबाता है, जो देख के वो सभी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ इचिगो रुकिया को बता रहा था कि चैड से उसकी मुलाकात 8th क्लास में हुई थी। तब उसके ऑरेंज बालों की वजह से उसके बहुत बुली किया जाता था और उसके आए दिन झगड़े होते रहते थे। तब एक दिन उसे चैड ने बचाया था। वो दिखता भले ही बहुत भयानक सा है, पर वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो फाइट बैक भी नहीं करता। जब इचिगो वापस पहुंचता है वो देखता है कि उसकी दोनों बहनें चैड को लेकर आ रही हैं। इचिगो और कारिन उस तोते से कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। और बाप रे, ये क्या है? ये किसी इंसान का तो हाथ लग नहीं रहा। उस निशान को देखकर इचिगो समझ जाता है कि ये काम किसी हॉलो का है। उसकी पट्टी वगैरह करके वो उसे कमरे में सुला देते हैं, लेकिन तभी इचिगो के फादर बताते हैं कि वो अपने कमरे से भाग चुका है। तो इचिगो और रुकिया उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तभी रुकिया अपनी गंदी सी ड्राइंग करके उसे बताती है कि हॉलोज ह्यूमंस और सोल सोसाइटी के बीच के गैप में रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है जब तक कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ जाते। तभी इचिगो को फील होता है कि एक हॉलो चैड को टारगेट कर रहा है और वो मनहूस तोता भी उसके ही साथ है। जिसके बाद इचिगो फोकस करके उस तोते को पोसेस करने वाली सोल को ढूंढने लगता है। उसके आसपास बहुत सारी सोल रिबन्स आ जाती हैं और जल्दी वो उस सोल को ढूंढ भी लेता है। ये सब देखकर रुकिया हैरान हो जाती है क्योंकि इस टेक्निक को तो वो भी यूज नहीं कर सकती और बिना सिखाए इचिगो इसको कैसे सीख गया। दूसरी तरफ चैड उस तोते को लेकर भाग रहा था। तोता उससे कहता है कि वो उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि जो भी उसे रखता है उसकी मौत हो जाती है, पर चैड उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। चैड भागते भागते इचिगो और रुकिया तक पहुंच जाता है, पर वो उन्हें देख के उनकी उल्टी डायरेक्शन में भागने लगता है क्योंकि वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसी वक्त वहां कारिन पहुंच जाती है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। रुकिया इचिगो से उसकी बहन को वापस ले जाने
को कहता है तब तक वो चैड के पीछे जाएगी। कारिन उससे कहने लगती है कि उसने उस तोते को पोजेस करने वाली सोल की मेमोरीज को देखा था। उस तोते को एक छोटे से बच्चे ने पोजेस किया है, जिसकी मॉम को उसकी आंखों के सामने ही एक हॉलो ने मार दिया था और वो इचिगो से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ रूकिया उससे हॉलो को सेंस कर लेती है और उसके जबड़े में लात मारकर एक कीडो से हमला करती है, पर ना ही उसके किक में ताकत थी ना ही स्पेल में। वहीं चैड उस तोते को एक जगह पर रखकर रूकिया की मदद करने जाने लगता है और इचिगो कारिन को घर में पहुंचाकर उसे सुला देता है और वो सोचने लगता है कि कितने सालों बाद मैंने कारिन को रोते हुए देखा है। यूजू और कारिन हमेशा ही रोते रहते थे, पर मॉम की डेथ के बाद से यूजू, जो कि घर में सबसे छोटी है, उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और कारिन ने भी रोना बंद कर दिया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही हैंडल करने लगी। दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने रूकिया को पकड़ लिया था, पर उसी वक्त चैड आकर रूकिया को बचा लेता है। रूकिया हैरान हो जाती है कि ये लड़का भी स्पिरिट को कैसे देख सकता है, पर जल्दी उसे पता लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अभी गुस्से में हॉलो बोलता है, साले निग, पर वो भूल गया था कि चैड को भले ही दिखता ना हो पर सुन तो सकता ही है और वो अपना सेंटेंस पूरा करे इससे पहले ही वो उसके मुंह पर फिर से मुक्का मारता है, जिसके बाद वो हॉलो हवा में उड़ने लगता है। पर चैड सनी देओल की तरह एक खंबे को ही उखाड़ लेता है और रूकिया के डायरेक्शन बताने के बाद वो उस पोल से उस मॉन्स्टर को नीचे पटक देता है। तभी वहां बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और रूकिया और चैड को जमीन पर पटक देते हैं और इन सभी मॉन्स्टर्स को वही हॉलो कंट्रोल कर रहा था। पर चैड खुद को फ्री कर लेता है और रूकिया को उठाकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, पर वो अपने छोटे मॉन्स्टर्स के थ्रू उसके ऊपर लीचेस फेंकवा देता है, जिनके एक्सप्लोड होने पर रूकिया घायल हो जाती है। तभी उस हॉलो के छोटे छोटे मॉन्स्टर्स उस पैरोट को वहां हॉस्टेज की तरह ले आते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर पहचान जाता है कि रूकिया एक सोल रीपर है और वो उसके पीछे भागने लगता है, पर रूकिया असल में इचिगो की तरफ भाग रही थी। अब बच के कहाँ जाएगी तू? मैं कहीं भी नहीं। तभी वहां इचिगो पहुंच जाता है और वो अपना ग्लव पहनकर इचिगो की सोल को बाहर निकाल देती है। एक सेकंड, ये क्या हुआ? ट्रांसफर स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है? रूकिया उसे समझाती है कि ये मरा नहीं है और उससे कहती है कि वो उसकी बॉडी को लेकर किसी सेफ जगह पर चला जाए। इचिगो उस हॉलो पर भारी पड़ता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख के पूछता है, क्या तुमने ही उस बच्चे की माँ को मारा है? मरने से पहले मैं एक सीरियल किलर था और मेरी लास्ट विक्टिम उस बच्चे की मॉम थी। वो औरत भी कितनी अजीब थी। अधमरी हालत में भी वो अपने बच्चे को बचाने के पीछे ही पड़ी रही और जब मैं उसे खत्म करने आगे गया, इस हराम के पिल्ले बच्चे ने मेरे जूते को पकड़ लिया। किसने सोचा था मैं बालकनी से फिसल कर मरूंगा? जिसके बाद मैं एक हॉलो में बदल गया और मैंने डिसाइड किया कि इस बच्चे से तो बदला लेकर रहूंगा। मैंने उसकी सोल को एक तोते में डाल दिया और उससे कहा कि अगर 3 महीने तक वो मुझसे बचने में कामयाब हुआ तो मैं उसकी मॉम को जिंदा कर दूंगा, और उस छोटे ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। शिबाटा तो एक छोटा सा बच्चा था जिसने उसकी सारी बातों को मान लिया और 3 महीने तक उससे भागता रहा। जो भी उस बच्चे को रखता या प्रोटेक्ट करता, हॉलो उसे खत्म कर देता था। जब भी ये बच्चा थकने लगता था, मैं इससे कहता था, क्या हुआ बच्चे, तुम अपनी मॉम को वापस नहीं देखना चाहते? ये सुनते ही वो बच्चा फिर से उठकर भागने लगता था। ये सच में कितना नादान है। ये सुन के इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन तभी उसके शरीर से एनर्जी बाहर आने लगती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा अंडरवर्ल्ड का गेट खुलता है। रूकिया बताती है कि ये दरवाजा सिर्फ उन्हीं सोल्स के लिए खुलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हों। ऐसी सोल्स को सोल रीपर पास ऑन नहीं कर सकते, वो सिर्फ इन्हीं को प्योरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने मरने के बाद पाप किए हों, ना कि पहले। उस दरवाजे से एक स्पेयर बाहर आता है जो कि उस हॉलो के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो बंद हो जाता है। इसके बाद रूकिया शिबाटा को बताती है कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। ये सुन के शिबाटा दुखी हो जाता है तो इचिगो उससे कहता है कि क्या पता उसे वहाँ पर उसकी असली मॉम भी मिल जाए। ये सुन के वो थोड़ा खुश हो जाता है और अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और वो उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, खासकर चैड का, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने इतनी सारी मुसीबत सहने के बाद भी उसे बचाया। जिसके बाद वो पास ऑन हो जाता है। अगली रात को हम रूकिया को देखते हैं जिसकी टेम्परेरी बॉडी अब खत्म होने वाली है, तो उसे जल्द ही कुछ करना होगा। और सुबह जब इचिगो उसके लिए खाना लेकर जाता है, वो वहाँ नहीं थी। इसके बाद हम उराहारा स्टोर देखते हैं जहाँ के 2 बच्चे काम कर रहे थे और आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर रूकिया आ जाती है और उसे काफी देर तक घूरने के बाद जिंटा स्टोर का दरवाजा खोल देता है। टेसाई कहता है कि अभी शॉप खोलने का समय नहीं हुआ है, पर रूकिया को देखते ही वो बड़ी इज्जत से उससे बात करता है। तभी वहाँ पर स्टोर का ओनर किसेके उराहारा पहुँचता है। रूकिया उसे बताती है कि उसका इस कीगाई से कनेक्शन टूटता जा रहा है और उसके शरीर को मूव करना मुश्किल होता जा रहा है, तो किसेके उरुरु से कहकर रूकिया का सामान मंगवा देता है।
है। रुकिया वहाँ से जाने लगती है पर किसी उसको रोक कर कहता है जो भी करना है जल्दी करो, तुम ज्यादा समय तक सोल सोसाइटी को बेवकूफ नहीं बना पाओगी। इसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ वो इचिगो से कुछ बात करना चाहती है तो वो खींच के उसके पेट में घुसा मारती है। क्या हुआ, तुम्हारा पेट दुख रहा है? चलो बाहर चल के इलाज करती हूँ तुम्हारा। बाहर आने के बाद रुकिया उसे एक डिब्बा देती है और बताती है कि ये सब्स्टिट्यूट सोल पिल्स हैं। इसको खाने के बाद उसकी सोल अपने आप ही उसकी बॉडी से बाहर आ जाएंगी और उसकी बॉडी में एक सब्स्टिट्यूट सोल आ जाएगा तो वो एक समय पर दो जगह पर रह सकता है जिससे किसी को उस पर शक नहीं होगा। जैसे ही इचिगो उस पिल को खाता है उसकी सोल बॉडी से बाहर आ जाती है और सब्स्टिट्यूट सोल उससे बड़े ही इज्जत से बात कर रहा था। बोलिए काका, क्या हुक्म है? ये क्या बवासीर है, सबको पता लग जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे वापस जाने दो। पर तभी एक मिशन आता है और रुकिया उसे घसीट के वहां से ले जाती है। उनके जाने के बाद सोल अजीब तरीके से स्माइल करता है। वहीं किसके जब अंदर जाता है वो देखता है कि जिस डब्बे से उरुरु ने सामान दिया था उस पे लिखा था डिफेक्टिव न्यू आइटम, यानी डिफेक्टिव पीस दे दिया उसे। और जिंटा उसकी खबर लेने लगता है। वहीं वो सोल इचिगो की बॉडी को चेक करने लगता है और वो देखता है कि ये तो बहुत ताकतवर है। क्लासरूम में लंच का टाइम हो जाता है और ओरही में एक बड़ा सा ब्रेड लाई थी खाने को जो कि उसे वैसे ही खाने लगती है। तो अभी वो सोल 9 फ्लोर जंप करके सीधा उनकी क्लास तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इचिगो एक हॉलो को खत्म कर देता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ सोल कह रहा था, वाह यार कितनी सुंदर लड़कियां हैं यहाँ, तुम तो कितनी सबसे ज्यादा सुंदर हो, सोनिए मेरी वोटी बनेगी। तभी तात्सुकी उसे पकड़कर पीछे खींचती है। तुम भी बड़ी प्यारी हो यार। और वो उसे भी किस कर लेता है। ये देख के उन लड़कियों में डर का माहौल बन जाता है। पूरा परिवार डरा हुआ यार। जब इचिगो और रुकिया स्कूल तक पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां से एक टेबल बाहर आ रहा है क्योंकि तात्सुकी उसके ऊपर हमला कर रही थी। रुकिया और इचिगो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इचिगो की कुटाई करके वहां से भाग जाता है। उसे देख के रुकिया समझ जाती है कि वो एक नॉर्मल सोल नहीं बल्कि एक मॉडेड सोल है। जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते एक खंडर में पहुंच जाते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता। रुकिया इचिगो को बताती है कि सोल सोसाइटी ने कई सोल्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें स्पेशल पावर्स दे दी तो जब वो किसी बॉडी में जाती है उनकी ताकत बढ़ जाती है और इसका यूज वो हॉलोस को मारने के लिए कर सकते हैं। पर उन्हें इन सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि ये उनके कंट्रोल के बाहर थे। उन्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। पर इचिगो सोच रहा था कि वो तो जिंदा है और उसे क्रिएट बेस्ड सोल सोसाइटी ने किया है, उसे भला वो लोग क्यों मारना चाहते हैं। सोल वहां से भागता भागता 3 बच्चों के पास पहुंचता है जिनमें से एक बच्चा कह रहा था कि मैं इस कैरेक्टर को डिलीट कर दूंगा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुन के वो भड़क जाता है और उस बच्चे को मारने जाता है पर ऐन वक्त पर वहां इचिगो पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर का पूरा स्टाफ रेडी है उस सोल को ठिकाने लगाने के लिए। तभी रुकिया को मैसेज आता है कि उनके आसपास एक हॉलो है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन बच्चों को ही मारने पहुंचा है। पर जब वो उन्हें मारने वाला था सोल आकर उन्हें बचा लेता है पर इस दौरान वो घायल भी हो जाता है। बच्चे हैरान हो जाते हैं कितना सारा खून कहां से आ गया। तभी इचिगो और रुकिया भी वहां पहुंच जाते हैं। ये साला कर क्या रहा है? जिसके बाद इचिगो भी उस हॉलो से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। साले तू मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी क्यों कर रहा है? जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हॉलो को खत्म कर देते हैं पर वो हॉलो पीछे की तरफ गिरने लगता है तो सोल लात मार कर उसे सीधा कर देता है और खुद नीचे गिरने लगता है। इचिगो उसे पकड़ लेता है। अबे चिंदी तू भूल गया, हॉलो का मास्क कटने के बाद वो मर जाता है। और एक बात बताओ, तुम उन बच्चों से तो नफरत करते थे ना, तो उन्हें बचाने क्यों चले गए? मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता। जिस दिन मुझे बनाया गया उसके अगले दिन ही सोल सोसाइटी ने उनकी मौत का ऑर्डर सुना दिया। मैं हर दिन उस पिल में डर डर के जीता रहा और अपने ही जैसों को मरता देखता रहा। किसी तरह मैं वेयर हाउस से भागने में कामयाब रहा। मेरे जीने या मरने का फैसला ऐसे ही कोई कैसे कर सकता है? मैं ये सब चीजें खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? पीछे खड़ा उराहारा का स्टाफ ये सारी बातें सुन लेता है पर वो अपनी स्टिक से इचिगो की बॉडी से पिल को बाहर निकाल देता है। वहीं इचिगो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग हैं कौन? तुम लोग उसका क्या करने वाले हो? क्या मतलब क्या करने वाले हैं? इसे डिस्ट्रॉय करेंगे? पर रुकिया वहां पहुंचकर उसके हाथ से पिल ले लेती है और कहती है कि वो इस आइटम से खुश हैं। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो हमसे मदद मांगने मत आना। वहीं उधर से जाते वक्त इचिगो के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तो सुन रहा है बे साले मटर के दाने, क्या हाल कर दिया मेरे शरीर का? रुकिया उससे कहती है कि अगर उस पे चिल्लाना ही है तो क्यों ना वो उसको डेड बॉडी में डाल दे। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी किधर है? वो रही नहीं, वहां नहीं है। या ऐसे क्या मेरे को सड़क पे मिलेगी?
मिलेगी डेड बॉडी। तभी उसे एक टॉय दिखता है जिसके अंदर वो उस पिल को डाल देता है। होश में आते ही वो इचिगो को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। अपनी तरफ इचिगो को स्माइल करता देखकर वो अपनी बॉडी को देखता है। अरे बाप रे, मैं तो जमी सॉफ्ट सा हो गया। अगली सुबह जब इचिगो नहीं उठ रहा था, सोल उसे खींच खींच के मुक्के मारने लगता है, पर इन मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसका एक नाम भी रखता है। तेरे जैसी चीज का नाम होना तो नहीं चाहिए, तो मैं रखता हूँ कौन ताला अंजुम। चल ताला अंजुम भी तोड़, कौन बहुत है, अब से तेरा नाम कौन। बेचारे का नाम ही सवाल रख दिया उसने। इसके बाद जब रुकिया क्लोजेट से बाहर आती है, उसका पैर कौन पर पड़ जाता है। अरे वाह, क्या एंगल है। ये सुन के रुकिया उसकी कुटाई करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से वहाँ यूजू पहुंच जाती है, तो इचिगो जल्दी से उन दोनों को ही अलमारी में बंद कर देता है। इसके बाद जब इचिगो स्कूल जाता है, तात्सुकी नोटिस करती है कि वो बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और वो उनसे कहती है कि वो अपना दर्द छुपा रहा है और वो कल स्कूल नहीं आने वाला। रात को इचिगो रुकिया से कह रहा था कि कल के लिए वो अपनी सोल रीपर की ड्यूटी से छुट्टी लेना चाहता है, क्योंकि कल उसके मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। कल के ही दिन मेरी मॉम को मारा गया था। रात को इचिगो को अपनी ही मॉम की मौत के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो सो नहीं पाता। वहीं सोल सोसाइटी में एक सोल रीपर को ऑर्डर मिलते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर पता लगाए कि आखिरकार अब तक रुकिया कुछ की वहाँ क्या कर रही है और उसे वापस लेकर आए, चाहे ऐसा करने में उसे अपनी पूरी ताकत क्यों ना यूज करनी पड़े। अगले दिन इचिगो की पूरी फैमिली अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी ग्रेव पर जा रही थी। दोनों बहनें चलते चलते थक जाती हैं। इसे जैसे ही इशिन नोटिस करता है, वो उन दोनों को मोटिवेट करने लगता है। हिम्मत रखो यूजू, हार मत मानो। उसकी हरकतों को देखकर वो दोनों ही उसे इग्नोर करने लगती हैं, पर इससे उसका जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कारिन उसे खींचकर लात मारती है। वो सब हुड़दंग मचा ही रहे थे, तभी उनके सामने रुकिया पहुंच जाती है। लेकिन यूजू के पूछने पर इचिगो कहता है कि वो उसे जानता तक नहीं है, लेकिन कारिन उसे थोड़ा थोड़ा पहचानने लगती है। तो जल्दी से इचिगो उसको पकड़कर वहां से भाग जाता है। रुकिया उससे कहती है, तुम बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकते हो। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि तुम्हारी मॉम को हॉलो ने मारा होगा। पर इचिगो ये सुन के भड़क जाता है और कहता है कि उसकी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है। वहीं ये सारी बातें वो सोल रीपर छुपकर सुन रहा था। वहीं तात्सुकी और ओरिहिमे ने भी स्कूल से छुट्टी मार ली है और ओरिहिमे भी इचिगो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी। तो तात्सुकी उसे बताती है कि वो इचिगो से तब मिली थी जब वो 4 साल की थी, जहाँ उसकी मॉम उसे डोजो में लेकर आई थी और वो पता नहीं क्यों दांत फाड़ता हुआ आया था। उस वक्त वो बहुत ही कमजोर था और मैंने उसे एक मुक्के में ही रुला दिया था। वो बिल्कुल एक रोथड़ू की तरह रोता ही रहा। पर जानती है वो अजीब बात क्या है, जैसे ही उसकी मॉम आई, वो चाहे जितना मर्जी रोता हुआ हो, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। पर जब हम 9 साल के हुए, उसकी मॉम की मौत हो गई। तब से इचिगो के चेहरे पर मैंने वैसी हंसी दोबारा नहीं देखी। उसकी मॉम के बाद से वो कई दिन तक उसी नदी के किनारे जाता रहा और अपनी मॉम का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी तरफ रुकिया को एक सोल रीपर की प्रेजेंस फील होती है। वहीं कोन को जब सोल रीपर दिखता है, वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। वहीं इचिगो अपने पास्ट को याद कर रहा था। जब उस दिन वो घर वापस जा रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी इचिगो को नदी के किनारे एक लड़की दिखाई दी जो कि पानी में कूदने वाली थी। इचिगो उस लड़की को बचाने चला गया, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। उसके बाद सिर्फ उसे इतना याद है कि उस दिन उसकी मॉम मारी गई। ये तो उसे पता है कि उसकी मॉम ने किसी चीज से उसे बचाया था, पर किससे वो उसे नहीं पता। उसकी मॉम उनकी फैमिली का सेंटर थी और उनसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे, पर इचिगो की वजह से वो भी उनसे छिन गया। वहीं वो सोल रीपर अपना नाम इकिचिरो साइडो बताता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी में वो उससे 2 साल सीनियर था। वो उससे पूछता है कि अभी तक वो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही है, कहीं उसे उस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया। अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला तो सुपीरियर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहां इचिगो पहुंच जाता है, जिसके बाद वो खुद को एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। पर वो कहता है कि तुम्हारे पास तो सोल रीपर के कपड़े भी नहीं है और उसे टेस्ट करने के लिए उस पर हमला कर देता है। इचिगो तुरंत ही वो पिल खाकर सोल रीपर बन जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है कि ह्यूमन होने के बावजूद भी वो सोल रीपर कैसे बन सकता है। वहीं कारिन और यूजू की तरफ एक पावरफुल हॉलो पहुंचा हुआ था। वहीं इचिगो की उससे लड़ाई चल ही रही थी। तभी रुकिया के पास मैसेज आता है कि उनके आसपास एक हॉलो है। रुकिया को लगता है कि यह हॉलो इचिगो की फैमिली के पीछे पड़ा है, तो वो सभी हॉलो की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस हॉलो ने यूजू और कारिन को पकड़ लिया है, क्योंकि वो उनका यूज करके इचिगो की सोल को खाना चाहता है। इचिगो हॉलो की जीभ काटकर अपनी छोटी बहन को बचा लेता है, पर कारिन अभी भी उसी के पास थी। तभी इचिगो देखता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो उस रात को उसे नदी किनारे दिखी थी। लड़की? अरे ये कोई लड़की नहीं है, ये तो मेरी ही बॉडी है। रुकिया बताती है कि उसका नाम ग्रैंड फिशर है। पिछले 50 सालों में इसने कई सारे सोल रीपर्स की जान ली है। वो उसी लड़की का यूज करके उन
उन सोल्स को अट्रैक्ट करता है जो कि काफी पावरफुल हो और मौका देखकर उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से इसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देख के हॉलो को याद आ जाता है कि 6 साल पहले उसने इचिगो को खाने की कोशिश की थी, पर उस औरत ने आकर सारा प्लान खराब कर दिया। पर उसकी सोल भी बहुत स्वादिष्ट थी। इचिगो गुस्से में हॉलो पर हमला कर देता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और इचिगो को पकड़कर वहां से चला जाता है। रूकिया अपने स्पेल से उसे पैरालाइज कर देती है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वो रूकिया को ही दूर फेंक कर वहां से चला जाता है। वो हॉलो कारिन को खाने ही वाला था, पर तभी सोल रीपर आकर उसे बचा लेता है और मौके का फायदा उठाकर इचिगो भी आजाद हो जाता है। पर वो हॉलो फिर से कारिन पर हमला करता है। साइडो उसे बचा तो लेता है, पर इस चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। तुम भला एक अनजान इंसान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? छोटे, हम हॉलोस को तो मारते हैं, पर हमारा मेन काम इनोसेंट सोल्स को बचाना है, जिसके लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। और वो जमीन पर गिर जाता है। रूकिया जब उसे चेक करने जाती है, वो देखती है कि वो बेहोश नहीं बल्कि सो रहा है। वहीं कोन कारिन और यूजू को लेकर वहां से चला जाता है। इचिगो रूकिया से कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, इसमें इंटरफेयर मत करना, और उस हॉलो से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ग्रैंड फिशर काफी स्ट्रॉन्ग था और बड़ी आसानी से वो इचिगो को इंजर्ड कर देता है। कितना बड़ा गधा है रे तू, साले पपूंदी, जान तुझ में है नहीं और अपने साथियों को दूर भेज रहा है। उनकी मदद नहीं लेगा तू, इसकी कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इचिगो रूकिया को अपनी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो हॉलो अपनी डॉल को इचिगो की मॉम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिस पर इचिगो हमला नहीं कर पाता। हर सोल रीपर या इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जिस पर वो हमला नहीं कर सकता। अगर तुम उसका पता लगा लो तो सोल रीपर्स को भी मारना बड़ा आसान हो जाता है। वो हॉलो जानता है कि इचिगो को भले ही पता हो कि वो एक डॉल है, वो अपनी मॉम पर कभी हमला नहीं करेगा। वहीं रूकिया सोचने लगती है कि इचिगो अपनी जान के लिए नहीं, ऑनर के लिए लड़ रहा है और इस लड़ाई में वो कभी उसकी मदद नहीं लेगा। और वो रोते हुए सोचने लगती है, इचिगो प्लीज मत मरना। साइडो भी अपनी झपकी मारने के बाद उस हॉलो की तरफ जाने लगता है। तभी वो हॉलो उस डॉल से उसकी मॉम की तरह ही बात कराने लगता है। इचिगो उसके पास जाता है, तभी वो उसके शोल्डर को इंजर्ड कर देता है। हॉलो आसानी से इचिगो को मार सकता था, लेकिन उसे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। तभी हॉलो की उस डॉल के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है और वो किसी और की नहीं, इचिगो की मॉम की थी। उनकी सोल ग्रैंड फिशर के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुमसे और हमारी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। इतने सारे खुशी के पलों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखकर उसे जोश आ जाता है और वो हॉलो पे हमला करके उसे सीरियसली इंजर्ड कर देता है। खुद को खतरे में देखते ही वो हॉलो वहाँ से भाग जाता है। इचिगो दुखी हो जाता है कि वो अपनी मॉम का बदला नहीं ले पाया और वो जमीन पर गिर जाता है। साइडो उसे देखकर कहता है कि फ्यूचर में जरूर ये एक मॉन्स्टर बनेगा और वहाँ से जाने लगता है। मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ कि एक प्यारे से कपल को तोड़ दूं। इसके बाद इचिगो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अपनी मॉम से माफी मांग रहा था कि वो उनका बदला नहीं ले पाया। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। तुम्हारी मॉम बस यही चाहती थी कि तुम सब हेल्दी और खुश रहो, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी स्माइल कैसे कर सकते हैं? आप मुझे मॉम के डेथ के लिए ब्लेम क्यों नहीं करते? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। तो बस अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से बड़े हो और अच्छे से गंजे हो जाओ और मेरे बाद जाकर मर जाना। अभी तो तुम बच्चे हो, तो ये सैडनेस जैसी कूल चीज को हमारे लिए छोड़ दो और कोशिश करना जब तुम मरो तो हंसते हंसते मरो। रूकिया का पेजर काम करना बंद कर चुका था, तो वो उसे ठीक कराने के लिए इचिगो के साथ उराहारा शॉप पर जा रही थी। तभी उन्हें सामने उरियू शीदा दिखता है, जिसने की बड़ी ही अजीबोगरीब से कपड़े पहने थे। मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, उनके पास एक हॉलो आ जाता है। पर इससे पहले कि इचिगो या रूकिया कुछ करते, वो अपनी अलग ही पावर से उस हॉलो को मार गिराता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन। मैं एक क्विंसी हूँ और मैं सोल रीपर से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, खासकर तुमसे, इचिगो कुरोसाकी। वहीं जब इचिगो स्कूल में जाता है, उसे उस चश्मिश की शक्ल याद आने लगती है। एक सेकंड, ऐसा छोकरा तो मेरी क्लास में भी है। और क्लास में जाने के बाद उसका शक सच साबित होता है। स्कूल के बाद इचिगो उरियू का पीछा करने लगता है, पर उसे पहले ही इसका पता था। तुम्हारे शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होती रहती है, तो तुम्हारा पता लगाना बहुत आसान है। मुझे तो तब से तुम्हारे बारे में पता है जब तुम सोल रीपर बने थे। जिसके बाद वो इचिगो को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, पर इचिगो किसी भी फाइट के मूड में नहीं था। बिना मालकिन के परमिशन के एक फाइट भी नहीं कर सकते तुम। दूसरी तरफ रूकिया उराहारा स्टोर में पहुंच जाती है, जहां वो किसके से क्विंसीज के बारे में पूछती है। किसके बताता है कि क्विंसीज के बारे में उन्होंने 200 साल से नहीं सुना है। क्विंसीज एक ह्यूमंस की स्पेशल ट्राइब थी, जो कि हॉलोस के मारने में बड़े ही एक्सपर्ट थे। पर 200 साल पहले सभी क्विंसीज मारे
गए और तब से ही किसी भी क्विंसी को नहीं देखा गया है। सोल रीपर्स और क्विंसीज में कभी नहीं बनी, क्योंकि जहाँ सोल रीपर्स हॉलोज को प्योरीफाई करते थे, क्विंसीज उनकी सोल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इचिगो फाइट के लिए मान जाता है और वो कॉर्न को बाहर निकाल कर वो पिल खा लेता है। उरियो के पास एक हॉलो बेट होता है, जब वो इसे तोड़ देगा तब बहुत सारे हॉलोज आना शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो भी सबसे ज्यादा हॉलोज को मारेगा वही विनर बनेगा। उरियो जैसे ही उस चीज को तोड़ता है वहाँ हॉलो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एक हॉलो बाहर आता है उरियो उसे अपने एरो से मार गिराता है, पर इचिगो उसे जाकर पकड़ता है। तुम भला हमारी फाइट में आम लोगों की जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? मुझसे लड़ने से अच्छा ये होगा कि तुम हॉलोज को मारो। तुम्हें पता है ना, हॉलोज उनके पीछे जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअल प्रेशर ज्यादा होती है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन भी हॉलोज को देख सकती है। ये सुनते ही इचिगो अपने घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ तात्सुकी को भी भूत दिखना शुरू हो चुके हैं। तभी वहाँ ओरिहिमे आती है और उन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि उस रात के इंसिडेंट की वजह से दोनों को ही हल्के हल्के भूत दिखना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कारिन को भी हॉलो की प्रेजेंस फील होती है और किसी भी इसे फील कर सकता था। जब एक हॉलो इचिगो के सामने आता है वो आसानी से उसे मार गिराता है और उसका स्कोर अब 3 हो चुका है। पर उरियो अपनी बो का यूज करके आसानी से कई सारे हॉलो उसको मारता जाता है और उसका स्कोर तो 10 से भी ऊपर जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया के पेजर में बार बार हॉलोज आते हैं और वो खत्म होते रहते हैं। तभी वो देखती है उसके आसपास 20-30 हॉलोज आ रहे हैं और बाहर आने पर उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखती है जिसमें से कुछ तो बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ इचिगो जब अपने घर की तरफ जा रहा था उसके सामने कई सारे हॉलोज आते हैं, पर वो आसानी से उन सभी को मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ चैड को भी आसपास हॉलोज की प्रेजेंस फील होती है। तभी एक हॉलो उनके पास पहुंच जाता है और अब चैड को भी थोड़े थोड़े हॉलोज दिखाई देने लगे हैं। चैड नोटिस करता है कि वो हॉलो सिर्फ उसी के पीछे पड़ा था, तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो वहां से भागने लगता है। भागता भागता वो एक खुले से मैदान में पहुंचता है जहाँ की कारिन खेल रही थी। तभी वो उस हॉलो के हमले से कारिन को बचा लेता है। कारिन उसे देखकर कहती है कि ये चीज क्या है? तुम्हें भी ये दिख रहा है? हाँ, पूरी तरह से। ओह, मुझे तो बस ये हल्का हल्का दिख रहा है। तभी एक हॉलो चैड के ऊपर हमला करने जाता है, पर वो अपने साथ कारिन को लेकर भागने लगता है। वहीं वो कारिन की मदद से उस हॉलो से थोड़ी बहुत लड़ाई तो कर ही लेता है, पर फिर भी उसे एक पंच पड़ ही जाता है। जख्मी हालत में उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था और जब उसने कुछ लोगों की कुटाई कर दी थी उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली है, पर इसका यूज तुम्हें लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। और उसी दिन से साडो ने लड़ाई करना बंद कर दिया था। तभी साडो फिर से खड़ा होता है और वो अपने एक ही मुक्के से उस मॉन्स्टर के हाथ को अलग कर देता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ थोड़ा अजीब सा दिखने लगा था, जिसके बाद वो अपने अगले पंच से उस हॉलो को खत्म कर देता है। कारिन का उसका हालचाल पूछने पर वो बस अपना अंगूठा दिखाता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी इचिगो को उसकी बहनें नहीं मिलती। तभी उसके पास कौन पहुंचता है और बताता है कि उसने अभी अभी उन दोनों को घर वापस जाते हुए देखा है। तो इचिगो उससे कहता है कि वो अभी के अभी घर जाकर कारिन और युजु का ध्यान रखे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में ओरिहिमे को आसपास कोई खतरा महसूस होने लगता है, तो वो अपने दोस्तों को कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उसके घर चलना चाहिए। पर तात्सुकी घर जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। तभी ओरिहिमे के पीछे एक हॉलो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकती हो, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के ओरिहिमे अपनी दोस्त को यहाँ से भागने को कहने लगती है, पर तभी वो हॉलो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो ग्रीन सी चीज उस लड़की के हाथ पर लगती है। इन सीड बुलेट की मदद से वो उस लड़की को कंट्रोल करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के अलावा उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले ही अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो सभी मिलकर ओरिहिमे पर हमला करने जाते हैं। पर तभी वहाँ तात्सुकी पहुंचकर उन सभी बच्चों की कुटाई करना शुरू कर देती है और थोड़े समय में ही वो उन सभी बच्चों को हरा देती है। वहीं तात्सुकी को उस मॉन्स्टर की थोड़ी आउटलाइन दिख रही थी और वो उसे धमकाने लगती है, पर तभी वो लड़की उसके कंधे को जोर से पकड़ लेती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो हॉलो तात्सुकी पर भी सीड बुलेट से हमला कर देता है, यानी अब वो भी उसके कंट्रोल में चली जाएगी। ये देखकर ओरिहिमे दुखी हो जाती है, क्योंकि पहले उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। तब तात्सुकी ही वो लड़की थी जिसने उसे बचाया था। ओरिहिमे तात्सुकी को हक करती है और कहती है कि उसने हमेशा ही उसे बचाया है, तो इस बार वो तात्सुकी को बचाएगी। ओरिहिमे के स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से उसकी हेयर पिन ग्लो करने लगती है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर अनलॉक हो जाता है। ये सब देखकर हॉलो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ओरिहिमे के सामने 6 फेरीज आ जाती हैं। वो ओरिहिमे को बताती हैं कि वो उसकी सोल में मौजूद पावर्स हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करने आई हैं। वो उसे बताती हैं कि उनकी पावर्स रिजेक्शन बेस्ड हैं। वो अपनी शील्ड से किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती हैं, यानी वो तात्सुकी की इंजरीज को भी रिजेक्ट कर सकती
है। जैसे ही ओरिहिमे मंत्र को बोलती है वो तात्सुकी को हील करने लगती है और आखिरी वाला फेरी बताता है कि वो अटैक बेस्ड फेरी है जिसकी मदद से वो हमला कर सकती है। जिसके बाद ओरिहिमे उस फेरी का यूज करके उस हॉलो को हरा देती है, पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी फेरीज फिर से उसकी हेयर पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तभी वहां कीसके भी पहुंच जाता है जिसके पीछे टेसाइड चैड को भी लेकर आया था। जिसके बाद वो उन दोनों को उराहारा शॉप पर ले आते हैं। दूसरी तरफ इचिगो और उरियू दोनों ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने में लगे हैं, पर अब उरियू के हाथ से खून बहने लगा है और उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे मॉन्स्टर्स आ कहां से रहे हैं, क्योंकि जो चीज उसने तोड़ी थी उससे तो इतने मॉन्स्टर्स आने ही नहीं चाहिए। यानी यहाँ कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इन सभी को समन कर रहा है। वहीं रुकिया एक पूप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ रही थी, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी वहाँ कोन आकर उसे किक मारता है। तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक हक तो मिलना चाहिए ना, है ना? रुकिया उसे खुद से दूर करती है और तभी वहाँ पर उरियो पहुंच जाता है। रुकिया समझ जाती है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। उरियो बताता है कि इस समय उसका और इचिगो का डुएल चल रहा है और वो ये साबित कर देगा कि इस टाउन को एक सोल रीपर की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी वो हॉलो फिर से खड़ा होता है, पर वहाँ इचिगो आकर उसे खत्म कर देता है। वहीं स्टोर में किसके उन दोनों को बता रहा था कि उनका दोस्त एक सोल रीपर है और अगर वो उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो उनके साथ आ सकते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये बुढ़ा बोल क्या रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि उन दोनों की पावर्स इचिगो की वजह से ही ट्रिगर हुई हैं। दूसरी तरफ इचिगो उरियो से कह रहा था तुम्हारे हॉलो बेट की वजह से ही पूरा टाउन खतरे में आ चुका है, अगर तुम्हें डुएल ही करना था तो मेरे साथ सीधा क्यों नहीं लड़ गए। तभी वहाँ एक हॉलो आता है, पर इचिगो अपने एक ही हमले से उसे खत्म कर देता है। तभी उन सभी की आसमान में देखकर फट जाती है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे हॉलोज आने लगे हैं। उरियो अकेले ही उन सभी से लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रुकिया इचिगो को बताती है कि उरियो इस दुनिया का आखिरी क्विंसी है। 200 साल पहले सभी क्विंसीज मारे गए थे और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सोल रीपर्स हैं। पास्ट के सीन में किसके रुकिया को बता रहा था क्विंसीज की वजह से तीनों रेल्म्स खतरे में पहुंच गए थे, तो ना चाहते हुए भी सोल रीपर्स को क्विंसीज का खात्मा करना पड़ा। जहां सोल रीपर्स दुनिया का बैलेंस बनाकर रखते हैं, क्विंसीज की वजह से ये बैलेंस खतरे में आ जाता है, क्योंकि वो हॉलोज को पास ऑन करने की जगह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। रुकिया आगे बताती है कि सोल रीपर्स ने क्विंसीज से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो हॉलोज को हंट करने का काम उन पर छोड़ दें, पर क्विंसीज ने उनकी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ उरियो अपनी पूरी ताकत से हॉलोज से लड़ता जा रहा था, लेकिन उनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ इचिगो भी पहुंच जाता है और वो उरियो से कहता है मुझे तुम्हारे क्लैन की स्टोरी पता लग चुकी है, जो क्विंसीज के साथ हुआ वो बहुत बुरा था, पर तुम्हारे काम करने का तरीका भी घटिया ही है। उरियो कहता है कि क्विंसीज का खात्मा तो बहुत पुरानी चीज है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी बचपन में सोल रीपर्स के साथ हॉलोज को मारना चाहता था। इसके बाद हम पास्ट के सीन में देखते हैं जब उरियो और उसके ग्रैंडफादर साथ में थे। वो उससे कहते हैं कि क्विंसीज ने सोल रीपर्स की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें अपने आपस के मतभेद बुलाकर साथ में काम करना चाहिए। पर एक दिन 5 हॉलोज ने उन पर एक साथ हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से मार दिया, और ये सारी चीजें दो सोल रीपर्स बस देखते रहे। अगर वो चाहते तो वो उन्हें बचा सकते थे। अगर तुम्हें मेरे तरीके नहीं पसंद तो चुपचाप कोने में बैठ जाओ। ये सुन के इचिगो भड़क जाता है, तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते थे कि तुम सोल रीपर्स के साथ में काम करो, तो हमें साथ में इनसे लड़ना चाहिए। ये सुन के उरियो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही उनसे लड़ने लगते हैं और उरियो उससे पूछता है कि वो आखिर हॉलोज को क्यों मारना चाहता है। तो इचिगो बताता है कि बचपन में एक हॉलो ने उसकी मॉम की जान ले ली थी और वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा किसी के साथ हो। जिसके बाद वो दोनों मिलकर हॉलोज से लड़ने लगते हैं, पर थोड़ी देर में ही वो देखते हैं कि उस पोर्टल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आने लगा है और इस हॉलो को मैनोस ग्रांडे कहा जाता है, जिसे देखकर उरियो समझ जाता है कि वो दोनों मिलकर उसे नहीं हरा पाएंगे। तभी वहाँ किसके की पूरी पलटन पहुंच जाती है, जो साथ में काम करके वहाँ के सारे छोटे छोटे हॉलोज को खत्म कर देते हैं। और किसके उनसे कहता है कि इन छोटे हॉलोज को वो संभाल लेंगे, तुम दोनों उसे संभालो। वहीं रुकिया कोन को बता रही थी कि हजारों हॉलोज को मिलाकर एक मैनोस ग्रांडे बनता है और एक आम सोल रीपर तो इसे हरा ही नहीं सकता। वहीं इचिगो कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसे नीचे से काटते चले जाएंगे, फिर टकले पे मार देंगे। रुकिया उसे समझाने जाती है कि वो इसे नहीं हरा पाएगा, पर तभी किसके उसे पैरालाइज कर देता है और कहता है कि ये फाइट इचिगो की है। इचिगो मैनोस ग्रांडे पर हमला कर देता है, पर उसके हमले से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो उरियो उससे लड़ने लगता है, जिस दौरान गलती से उसका हाथ इचिगो की स्वॉर्ड पर लग जाता है, जिससे इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर उरियो के अंदर आने लगता है और उसकी बो का साइज भी बढ़ने लगता है, जिससे उरियो समझ जाता है कि इचिगो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसकी एनर्जी बस इधर उधर लीक होती रहती है। तभी
मैनोस ग्रांडे अपना बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट उनके ऊपर फेंक देता है। इस अटैक को इचिगो रोकने की कोशिश करता है और किसी तरह उस मॉन्स्टर पे वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर मैनोस ग्रांडे अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है। वहीं इन सभी की वजह से इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी ग्लो करने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर सकता है। तो ओरियो उसकी स्वॉर्ड पर पैर रखता है और लगातार एरोस को फायर करने लगता है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर शांत हो जाता है, जिस दौरान वो बुरी तरह से थक भी जाता है। रात को रुकिया सोच रही थी कि इचिगो ने आसानी से मैनोस ग्रांडे को हरा दिया, जिसके बाद वो वापस चला गया। ये न्यूज बहुत ज्यादा बड़ी है और ये बात सोल सोसाइटी तक जरूर पहुंच जाएगी और ये सोच के उसे टेंशन होने लगती है। अगली सुबह कोन आके इचिगो को उठाता है क्योंकि बेचारे को इचिगो की बहनों ने एक लड़की की तरह सजा दिया था और वो उसके आगे रोने लगता है। लेकिन इचिगो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और वो उसे छोड़कर स्कूल चला जाता है। ये सब देखकर कोन को गुस्सा आ जाता है। इस घर में तो मेरी इज्जत ही नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी मस्त जिंदगी जीऊंगा। तो वो अकेला घर के बाहर चला जाता है। उसे बाहर दो सुंदर लड़कियां दिखती हैं, तो वो एक खिलौने जैसी एक्टिंग करता है ताकि वो उसे उठाकर वहां से ले जाए, पर वो दोनों उसके ऊपर चढ़कर वहां से जाने लगती हैं। पर उसके वजन से कोन से पूंह आवाज बाहर आती है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और उस टॉय को शक की निगाह से देखने लगती हैं। ये देखकर कौन भी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। काफी देर तक वैसे ही पड़े रहने के बाद वो वहां से दौड़ लगा देता है, पर उनमें से एक लड़की स्कूल की टॉप रेसर थी और वो पूरी स्पीड में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं रुकिया स्कूल जाते वक्त भी उसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि अगर सोल सोसाइटी को उसके और इचिगो के बारे में पता लग गया तो उनकी जान पर भी खतरा बन सकता है। इसके बाद हम एक बिल्ली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर थी और वहां से कूदने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। और मैं तुम्हें बता दूं, ये बिल्ली असल में एक ब्राउन ब्यूटी है जिसके बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ कोना बोरिहिमे को टारगेट करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी गॉडेस के साथ रहना चाहता था। लेकिन बेचारा जब ओरिहिमे के साथ जा रहा था वो खेल के बीच में पहुंच जाता है जहां वो लोग फुटबॉल से बेसबॉल खेल रहे थे और ओरिहिमे उसे जोर का छक्का मारती है। वहीं रुकिया उन सभी को देखकर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे पता है ये सारी चीजें जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। वहीं इचिगो और ओरियो में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होना शुरू हो चुकी है, पर दोनों ही बहुत ज्यादा घमंडी हैं, तो कोई भी ढंग से बात नहीं करता। इसके बाद हम लंच के टाइम सारी लड़कियों को बात करता हुआ देखते हैं, जहां वो सभी सोच में पड़े थे कि इतना ज्यादा खाने के बाद भी ओरिहिमे का वजन क्यों नहीं बढ़ता। तो एक लड़की कहती है कि उसका वजन बढ़ तो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 जगह। तभी एक लड़की रुकिया से पूछती है कि क्या वो इचिगो को डेट कर रही है। रुकिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तभी चीजरू कहने लगती है कि वो लोग चाहे जिस मर्जी को पटाएं, वो तो सिर्फ ओरिहिमे को पटाएगी और वो तो यहीं पे उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। पर तात्सुकी आकर सारे रंग में भांग डाल देती है। इसके बाद कोनुराहारा शॉप पर जाता है, पर वहां पर वो दोनों बच्चे उसे देख लेते हैं जो कि उसकी कुटाई कर देते हैं। इसके बाद स्कूल की छुट्टी के वक्त रुकिया इचिगो को बताना चाहती है कि अब वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रह सकती, उसे जल्द ही वापस जाना होगा वरना उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं बता पाती। तभी वहाँ खस्ता हालत में कोन पहुंच जाता है और वो रुकिया से चिपक कर कहता है कि अब वो कभी भी घर से नहीं भागेगा। वो दोनों कोन की मरम्मत कराने के लिए ओरियो के पास लेकर आते हैं। पहले तो ओरियो कुछ भी करने से मना कर देता है, पर जब इचिगो कहता है कि तुम इसलिए नहीं सिल रहे ना क्योंकि तुम सिल नहीं सकते, तुम्हारे हाथ की बुरी हालत जो हो रखी है। पर ओरियो अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था, तो वो जल्दी जल्दी से उसे सिल देता है और वो तो उसे पूरा एक प्रिंसेस की तरह ही बना देता है। ये देख के इचिगो और रुकिया दोनों को ही शौक लगता है और कोन जाके ओरियो के लात मारता है। इस दौरान वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उराहारा शॉप में कीस के फुदकता हुआ उस बिल्ली के लिए दूध लेकर आता है, पर वो बिल्ली कहती है एक्टिंग करना बंद कर, वो दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब डिसाइड करो कि हमें करना क्या है। मुझे पता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं, फिलहाल के लिए हमें बस उन्हें रोकना है। रात को इचिगो रुकिया के लिए खाना लेकर आता है, पर वो वहाँ नहीं होती और वहाँ उसने नोट पर लिखा था सभी चीजों के लिए शुक्रिया। रुकिया वहाँ से जा ही रही थी, तभी 2 सोल रीपर उसे देख लेते हैं, जिनमें से एक का नाम रंजी है और दूसरे का बेयाकुया। जब रुकिया उनसे बच के भाग रही थी, वो इचिगो और अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचती रहती है। उसे लगता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती, पर फिर भी यहाँ रहना
चाहती थी, पर वो चाहकर भी यहाँ नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर रेंजी पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे किसी तरह वो डॉज करती है। तुमने यहाँ बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है, तुमने अपनी पावर्स एक इंसान को दे दी। हमें तुम्हें सोल सोसाइटी में ले जाना होगा, जहाँ तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। जिसके बाद जिसको तुमने ताकत दी है हम उसे भी मार डालेंगे। रुकिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने किसी को अपनी पावर्स नहीं दी, अभी भी पावर्स उसके पास ही है। तभी रुकिया का बड़ा भाई बेयाकुया कूच की उसके पीछे पहुंच जाता है, जो कि एक स्क्वाड का कैप्टन है। इसके बाद रंजी फिर से रुकिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो इंजर्ड भी हो जाती है। वो अपना फाइनल हमला करने ही वाला था, तभी उसके ऊपर एक एरो आता है। दो लड़के मिलकर एक नाजुक सी लड़की पर हमला कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसकी मदद करने में नहीं आया हूँ, पर मैं इसे तुम्हें मारने भी नहीं दे सकता। तो है कौन बे? मैं बस एक क्विंसी हूँ जो बस एक अबला नारी की मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ इचिगो बाथरूम में होता है, तब उसे लगता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। तभी वो वहाँ कोन को देखता है। जब वो उसे बाहर निकालता है, कोन उसे बताता है कि उसे वहाँ रुकिया ने बंद किया था। वो यहाँ से भाग गई है और वो चाहती है कि हम लोग उसका पीछा ना करें। जब इचिगो उस पूरे नोट को पढ़ता है, उसमें लिखा है कि इचिगो उन्हें छोड़कर जा रही है और अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। कोन को लगता है कि उसकी जान खतरे में है। पहले तो इचिगो नाराज होता है कि उसको बिना बताए वो चली गई, पर तभी वो कोन के मुंह से वो पिल को बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त वहाँ कीसके पहुंच जाता है। थोड़ी मदद चाहिए मेरी। वहीं दूसरी तरफ फुरियू हार चुका है। रेंजी उसकी जान लेने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर इचिगो पहुंच जाता है, जिसके हमले को किसी तरह रेंजी डॉज करता है। अबे तू है कौन और तेरी तलवार इतनी बड़ी क्यों है? इसको तो देख के लगता है तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत होगी। लेकिन जब लगातार रेंजी उस पर हमला कर रहा था, वो बस उसके अटैक को ब्लॉक ही कर पाता है। लगता है ये तलवार बस दिखाने के लिए है, और वो इचिगो के कंधे को चोट पहुंचा देता है। लगता है वो तुम ही हो जिसने रुकिया की पावर्स छीनी है। पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। रुकिया की जान तो सोल सोसाइटी में जाएगी। रुकिया उसकी मदद करना चाहती है, पर उरियो उसे रोक देता है। तभी इचिगो रेंजी को इंजर्ड करने में कामयाब होता है। तभी पीछे से बेयाकुया कहने लगता है, तो यही है इचिगो कुरोसाकी। इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। इसने तो एक मैनोस ग्रांडे को भी वापस भेज दिया। लेकिन रेंजी ये सुन के हंसने लगता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये मुख्य संतरी इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसे तो अपनी तलवार को यूज करना भी नहीं आता। तुम्हारी तलवार का नाम क्या है? नाम? तुम अपनी तलवार का नाम रखते हो? तुम्हें तो अपने जॉन पाक्टो का नाम भी नहीं पता। तभी वो अपने जॉन पाक्टो का नाम लेता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो इचिगो को बुरी तरह से घायल कर देता है। इचिगो की बुरी हालत हो जाती है और उसे अपने घुटनों पर देख के रुकिया सोचने लगती है कि भला वो उसकी मदद कैसे करे। तभी रेंजी उसे खत्म करने जाता है, पर रुकिया आकर उसे रोक देती है और वो इचिगो से यहाँ से भागने को कहती है, पर इचिगो नहीं हिलता और फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद अचानक से ही इचिगो की ताकत बढ़ने लगती है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वो रेंजी को घायल कर देता है। रेंजी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ही ये हुआ क्या, इसकी ताकत कैसे बढ़ गई। पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं इनविंसिबल हो चुका हूँ। रेंजी फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इचिगो उसे ब्लॉक कर देता है और अपनी इस नई ताकत से वो रेंजी को हराने में कामयाब होता है। वो उसके ऊपर अपना आखिरी हमला करने ही वाला था, पर तभी कुछ अजीब होता है। उसकी तलवार कट जाती है और उसका दूसरा हिस्सा बेयाकुया के हाथ में था। ये क्या हो रहा है? वो तो वहाँ पे है, तो तलवार उसके पास कैसे गई? कैप्टन फिर से अपनी तलवार पर हाथ रखता है, पर इससे पहले कि इचिगो कुछ कर पाता, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बेयाकुया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इचिगो को पता ही नहीं चलता कि कब वो घायल हो गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। इचिगो मरने की कगार पर पहुंच चुका है, तो रुकिया उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, पर रेंजी उसका गला पकड़ लेता है। रेंजी के हिसाब से इचिगो पहले ही मर चुका है और अगर वो उसकी मदद करने जाती है तो रुकिया के क्राइम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो उसे आगे नहीं जाने देता। पर रुकिया कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने दोस्त को बचाना चाहती है। पर कैप्टन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो पहले ही मर चुका है। लेकिन तभी इचिगो उठता है और वो बेयाकुया के कपड़े को पकड़ लेता है। ये देख के रुकिया थोड़ा स्माइल करती है, पर तभी बेयाकुया उसके ऊपर फाइनल हमला करने वाला था। तभी रुकिया को इचिगो की यादें आती हैं और वो जाके उसे लात मारती है, तुमने मेरे भाई को टच कैसे किया? जिसके बाद वो उन दोनों के साथ वहां से जाने लगती है। जाते वक्त कैप्टन इचिगो से कहता है कि उसने अपने आखिरी हमले से उसकी सोल पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर वो इससे बच भी जाता है तब भी वो अपनी पावर्स को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। इचिगो रुकिया को रोकने की कोशिश करता है, पर रुकिया रोते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ, चाहे एक सेकंड के लिए ही और जिंदा रहो, पर रह जाओ। जिसके बाद रेंजी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सोल सोसाइटी के लिए एक गेट ओपन करता है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं।
है। ये सब देखकर इचिगो बहुत दुखी होता है क्योंकि हर बार की तरह उसकी जान किसी और ने बचाई और वो कुछ भी नहीं कर सका। तभी वहाँ पर किसके उराहारा पहुंच जाता है, जिसके साथ वो बिल्ली भी थी। कुछ देर बाद इचिगो को अपनी बॉडी वार्म फील होने लगती है और जब उसको होश आता है उसके सामने टेसाई पड़ा हुआ था जो कि उसके ऊपर लेटा हुआ है। साले क्या कर रहा है तू, हट यहाँ से। तभी वहाँ पर किसके आता है, तुम्हें मैंने बचाया है और रुकिया अब तक सोल सोसाइटी में जा चुकी है। इचिगो उससे पूछता है कि क्या वो रुकिया को सोल सोसाइटी में जाकर बचा सकता है। किसके कहता है कि ये पॉसिबल है पर इसमें और भी ज्यादा खतरा है। जिसके बाद वो उरियो के बारे में पूछता है तो किसके बताता है कि उसने वहीं पर उसे हील कर दिया था और उसे अपने साथ यहाँ आने को कहा, पर उरियो ने यहाँ आने से मना कर दिया क्योंकि उसे ट्रेनिंग करनी थी। इचिगो अभी ही जाकर रुकिया को बचाना चाहता है पर किसके उसे बताता है कि सोल सोसाइटी के रूल के हिसाब से किसी क्रिमिनल को 30 दिनों बाद ही एक्सिक्यूट किया जाता है। वैसे भी उसके पास अब जरा भी पावर्स नहीं बची हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता और जब उसमें पावर्स थी भी तब तो वो रंजी से हार गया और बेयाकुया के मूव्स तो उसे दिख भी नहीं रहे थे। तो 10 दिन तक उसे ट्रेनिंग करनी होगी और 7 दिन किसके को सोल सोसाइटी का दरवाजा खोलने में लगेंगे। तो सोल सोसाइटी में जाकर रुकिया को बचाने के लिए उनके पास 13 दिन होंगे। इचिगो को उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि अब उसके पास सोल रीपर्स की पावर भी नहीं बची है, तो वो पता नहीं क्या करेगा।